पुरानी पेंशन पे? देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी 27 नवंबर 2018 को पहले रेजोल्यूशन पास कर चुकी थी ओल्ड पेंशन बहाली के लिए जी। और उन्होंने केंद्र सरकार के पास इसका प्रस्ताव भेज दिया। केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव पेंडिंग, उन्होंने अभी तक उसके ऊपर अपना फैसला नहीं सुनाया या उसको लागू नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी पहले से हमेशा से प्रतिबद्ध है और ये इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कोई कि हम कहें कि हमारे पास हमारे देश के लोगों के लिए पैसा नहीं है, सैनिकों के लिए पैसा नहीं है, सीआरपीएफ के लिए पैसा नहीं है, पैरामेडिकल फोर्सेस के लिए पैसा नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। जब पुलवामा में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे तो यही भाजपा थी जो कह रही थी देश में वातावरण ऐसा हो गया है, देश के अंदर इसका आप इसको फैलाइए और अपना ये प्रचार करने लगे थे। लेकिन जो राष्ट्रवादी माहौल की बात करते हैं, लेकिन ये खुद जो है राष्ट्रवाद के नाम पर अंदर से खोखले हैं, क्योंकि इनको सैनिकों की शहादतें जो है वो चुनाव में भुनाने काम करते हैं, लेकिन शहीदों के लिए काम नहीं करते। पूछिए इनसे कि सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो रहे पुलवामा में, क्या उनको पेंशन मिली, उनके परिवार को सहायता मिली? जो लोग जाकर के फोटो खिंचा रहे चुनाव के दौरान, उसके बाद किसने पूछा उनको क्या हुआ उनके साथ? कितनी शर्म की बात है कि हमारे। और सुनिए, कोरोना के दौरान जो लोग काम आए वो सरकारी कर्मचारी सबसे ज्यादा काम आए, पुलिस वाले, डॉक्टर, नर्सेज, इन सब के लोगों ने भी शहादत दी। मेरे परिवार के लोग जो सरकारी कर्मचारी थे, मेरे दोस्त, वो शहीद हो गए डीएम ऑफिस में और उनको मृत्यु हो गई कोरोना से डीएम ऑफिस में जॉब करते करते। मेरे खुद के बुआ के लड़के जो है वो बहराइच में डीएम ऑफिस में पोस्टेड थे, कोरोना की ड्यूटी में रिपोर्ट बनाते थे। मोहम्मद तकी रुकिएगा, मैं जरा जवाब ले लूं। ओपी सिंह जी, ये आम आदमी पार्टी ने प्रश्न उठाया कि जो लोग पुलवामा में शहीद हुए अर्धसैनिक बल, उनके परिवारों को पेंशन की सुविधा मिली या नहीं मिली और उनके देखरेख की व्यवस्था कैसे हो रही है? अमिताभ जी, शायद उनको जानकारी पूरी नहीं है। पुलवामा नहीं, जहां भी हमारे सैनिक शहीद हुए उनके परिवार को केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपया दिया है। प्रदेश की सरकारें जहां हमारी है उन्होंने दिया है। उसकी विधवा को पूरा जीवन पर्यंत पूरा वेतन और पेंशन मिलता है। उनकी अरे सुनो यार, पता नहीं है, सुन लो, अरे सुनो यार, कितनी शर्म की बात है। अरे सुनो भाई, सुन लो, आज की डेट में तावादा नहीं। अरे शर्म मालूम है यार, तो केजरीवाल झूठी पार्टी के आप प्रवक्ता हो, सुनने को तैयार नहीं। आप जा करके पता करो कि पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को आर्थिक सहायता, पेंशन, उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था, उसके अलावा उनके परिवारों को एक नया पेट्रोल पंप या उनको कोई तरह की सुविधा दी गई है जो आजीवन उनको उसका लाभ मिल सकता है। आप कहाँ की बात कर रहे हैं दिल्ली में बैठ करके यार? 8वें पे कमीशन को आप ला नहीं रहे, आप 8वें पे कमीशन को क्यों नहीं ला रहे? 7वें पे कमीशन में सबसे कम आपने पदोन्नति दी, सबसे कम सैलरी बढ़ाई आपने सिर्फ 7-8% लोगों की सैलरी बढ़ाई, ज्यादा सैलरी नहीं बढ़ाई आपने, जबकि इससे पहले 40% सेना की जितनी सुविधाएं इस 8 वर्षों में बढ़ाया है किसी सरकार ने नहीं बढ़ाई। आज सेना अपने गौरव महसूस कर रही है। आज उनका वेतन, उनकी सुख सुविधा, उनका रख रखाव उनके परिवार के लिए, और जो सीमा पर शहीद होते हैं उनके परिवार को जाके आप पता करो, तो डिबेट में बोलो। आप पहले पता करो। ठीक, अभी आप एक मिनट दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। ओपी सिंह जी आप भी रुकिए, मोहम्मद तकी रुकिए, ठीक है ओम प्रकाश जी। ओपी सिंह जी अभी रुकिए एक मिनट, मैं जरा एक सेकंड के लिए फिर ओंकार नाथ जी आपके पास आ रहा हूं, रणवीर जी के पास चलता हूं। रणवीर जी, जो जवान शहीद होते हैं उनके परिवार के देखरेख और बाकी चीजों की क्या व्यवस्था है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। अभी देखिए अभी क्या नियम है? जैसे 40 जवान जो पुलवामा में शहीद हुए जी, चाहे गलवान में शहीद हुए, या 76 जवान, बहुत बड़ा हादसा छत्तीसगढ़ में हुआ था जी, सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे जी, और ये संख्या हजारों में है। सरकार बताए कि इनके परिवार जो है आज किस हालत में है। हम यहाँ राजनीति नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन
अर्धसैनिक बलों के परिवारों की बहुत बुरी हालत है। आपको मालूम है कि पुलवामा के शहीद रावत की पत्नी जो है गुहार लगाती रही उत्तर प्रदेश सरकार से। जब हमने धरना दिया तब जाके उसके 56 लाख जो बकाया 65 लाख थे वो मिले। सर विवेक कुमार सक्सेना वो भी उत्तर प्रदेश से हैं, वो भी आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि भाई हमें जो जरूरी शहीद परिवार को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात में पहले शहीद परिवार को शहीद राशि मात्र 4 लाख दी जाती है, जो अभी बढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ की है। अभी हमारी उत्तराखंड और हिमाचल के माननीय राज्यपालों से मुलाकात हुई पिछले महीने। हमने कहा कम से कम शहीद परिवार, हालांकि शहादत का कोई मोल नहीं होता, कम से कम बढ़ा के उसको राशि को 1 करोड़ किया जाए ताकि उसके जिसने अपने देश के लिए जान न्यौछावर की है उसको उसका हक मिले। लेकिन शहीद परिवारों को नहीं याद किया जाता है, ये मैं दावे के साथ आपके माध्यम से कह सकता हूँ। हमने माननीय गृह मंत्री जी से भी गुहार लगाई। मैं कहना चाहूंगा 29 जुलाई 2019 को अमित शाह जी से सिर्फ मुलाकात हुई। पूरा देश है रणवीर जी, पूरा देश आपकी पीड़ा के साथ है, शहीदों के सम्मान के साथ है। ओंकारनाथ सिंह जी, क्या ये एक सामान्य शिकायत रहती है? एक मिनट विजय बंधु, अभी रुक जाइए। जो लोग ऐसी कुर्बानियां देश के लिए देते हैं, हम फौरी तौर पर तो उनके प्रशस्ति में बहुत कुछ कहते हैं, सिर भी झुकाते हैं, लेकिन कालांतर में मैंने भी ऐसा देखा उनके परिवारों को ये पीड़ा रहती है कि फिर हमारे आंसू पोंछने समाज और राष्ट्र और सत्ता नहीं खड़ी रही। ये एक सामान्य, मैं देख रहा हूं कि मतलब ये मेरे अब तक के पत्रकारी जीवन में ऐसा अनुभव बार बार आया है। ओंकारनाथ जी, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सरकार की करनी में देखिए अंतर है। अभी हमारे भाई ओपी सिंह जी कह रहे थे कि सरकार विचार कर रही है पुरानी पेंशन की बहाली के लिए। अगर विचार कर रही है तो अग्निवीर योजना लाने का क्या औचित्य था भाई? तब तो नहीं लाना चाहिए था। आपको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि इनको भी पेंशन मिलती। तो आप अगर ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे जो शो ये करती हो कि आप कुछ करना नहीं चाहते हैं और अपने भाषण में आप जनता को प्रभावित करना चाहते हैं। देखिए सरकारें किसी की भी हो, मैं यहाँ अपने को बहुत पाक साफ नहीं मान के कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी बड़ी अच्छी सरकार चलाती थी, इनकी बहुत खराब चला रही। गलतियां हमसे भी हुई, ना हुई होती तो आज हम यहाँ पर ना होते। ठीक बात है। सरकार में जब भी ये अधिकारी बड़े बड़े जो होते हैं, ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भ्रमित करते रहते हैं, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इनकी बातों में आ जाते हैं। जिसको प्रधानमंत्री चाहे या मुख्यमंत्री चाहे वो रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन पा जाता है, काम करता है, और ये सारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के कार्यालय में आपको मिलेंगे, एक में नहीं मिलेंगे। अरे भाई, अगर आप किसी को कर रहे हैं तो आप सबको समान दृष्टि से देखिए। अब आपने एक नियम पारित कर दिया कि हम डेली वेज नहीं रखेंगे। पहले सरकार में साहब परमानेंट में होते थे और डेली वेज पे होते थे। डेली वेज आपने 91 में खत्म कर दिया। तो उसके बाद मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने क्या किया, शिक्षा मित्र बना दिया डेली वेज की तरह। आज वो सरकार के लिए एक नासुर बने हुए हैं, न तो उनको क्या कहते हैं रेगुलराइज कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने मना कर दिया है कि अनक्वालिफाइड लोग हैं। अब आजकल आउटसोर्सिंग का एक समझ चल गया है कि आउटसोर्सिंग में दुनिया भर के अनक्वालिफाइड लोगों को भर्ती कर लिया जा रहा है। आप उनसे कोई सेंसिटिव काम नहीं करा सकते हैं। क्यों? जैसे चेक काटने का मसला है, आपने आउटसोर्सिंग वाले की जिम्मे दे दिया, उसको क्या चिंता है? 4 साल 2 साल 3 साल रहना, मान लीजिए गबन करके भाग गया, आप क्या करेंगे? कहाँ कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ कहाँ पकड़ेंगे? तो सरकार को अपनी व्यवस्था को सुनिश्चित करके एक जो परमानेंट सिस्टम बना रखा है, और ये पेंशन व्यवस्था आज नई सरकार ने नहीं दिया, 1947 की बात की। जब ब्रिटिश की सरकार थी वो भी पेंशन दिया करती थी अपने सरकारी कर्मचारियों को। ठीक बात तो है। इसलिए सरकार को गंभीरता पूर्वक इसको समझना चाहिए कि हम जिसको अपने साथ रख रहे हैं 36 साल तक, वो सरकार की ईमानदारी से पैरवी करता है, काम करता है। उसको ये मतलब नहीं कि भाजपा की सरकार है, कांग्रेस के, सपा के, बसपा के, किसकी है। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि हर हालत में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाल हो, और पुरानी पेंशन स्कीम जो होती है वो अगर मिल जाती है तो ईमानदारी से और बड़ी दृढ़ता के साथ काम करता है कि वो नहीं रहेगा तो उसकी पत्नी को भी सुविधा मिलेगी। ठीक बात है। तो ये चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैं ओपी सिंह जी के पास चलूंगा। एक सुझाव
के साथ बाकी वो उत्तर देंगे बाकी साथियों के वो प्रश्नों का। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि राज्यों में और केंद्र के स्तर पर, दोनों के स्तर पर एक ऐसी हाई पावर्ड कमेटी बने, अधिकार संपन्न, जो सिर्फ यही मामले देखे? जिन लोगों ने शहादत दी है, चाहे वो पुलिस का जवान हो, चाहे बीएसएफ का हो, सीआईएसएफ का हो, आईटीबीपी का हो, सेना में तो है व्यवस्थाएं, लेकिन इनका भी एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। शहादत शहादत है मित्र, उसमें छोटा बड़ा नहीं हो सकता। ओपी सिंह जी, ताकि उनके परिवार को फिर कहीं दौड़ना नहीं पड़े, कलेक्टर के दफ्तर के बाहर खड़ा नहीं होना पड़े फाइल लेके, कलेक्टर उनके घर जाता रहे, मिलता रहे। ये आपने बात बिल्कुल मानवीय दृष्टिकोण से सही बात रखी, और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप पहले जानकारी कर लीजिए कि हमारी सरकार बनने के पहले जब सेना में शहीद होते थे तो उनके परिवारों को उनको क्या मिलता था और आज क्या मिलता है, चाहे वो पैरा मिलिट्री फोर्स के हो, चाहे पुलिस के जवान हो, चाहे पीए और चाहे हमारे सेना के जवान हो। शहीद होने के बाद अभी तो मैं कहूंगा तो कहेंगे कि साहब ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। मैंने पत्रकारिता किया है, दैनिक जागरण जैसे अखबार का ब्यूरो चीफ रहा हूं, तो मेरे ज्ञान थोड़ा तो जरूर होंगे। मैंने उन चीजों को कवरेज किया और हमने लिखा है कि केंद्र सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दी है, प्रदेश की सरकार है उसने क्या सुविधाएं दी है और उसके परिवार को क्या क्या मिला। ये सारी चीजें आप ये मान के चलिए कि शहीद होने वाले परिवारों को आज इतनी पर्याप्त सुविधाएं मिलती है कि कम से कम अगर वो नौजवान शहीद हो रहा है तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे आजीवन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति वो 10-5 लाख वाला नहीं रह गया, अब वो स्थिति 1 करोड़ 2 करोड़ वाली हो चुकी है। कम से कम एक परिवार के शहीद होने पर उत्तर प्रदेश की सरकार 50 लाख देती है। अभी कल ही एक जवान हमारा शहीद हुआ है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 50 लाख दी है और आजीवन वेतन और पेंशन उसकी विधवा को मिलता है, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था फ्री होती। 2 बातें हमारी थोड़ा सा अल्प ज्ञान है, मैं उसको समझना चाहता अब तक। 2004 में आपने कहा कि 1 अप्रैल 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो एनएसपी लागू की गई, उसके बाद सरकार चली गई। फिर 2014 तक किसकी सरकार थी? क्या 10 साल में जो लोग आज उसकी पैरवी कर रहे हैं कम से कम एक नेक काम ये कर दिए होते, उसको बहाल कर दिए होते। एक साल हुआ, आप आज बैठे हुए आप करिए, 2 सवाल 10 सेकंड बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं जरूरी बात कर रहा हूं, समझ दीजिए। आप जो है बैठे हुए आप लागू करिए, मैं स्वागत करूंगा, आप लागू करिए। पीछे क्या हुआ मुझे नहीं, हमें समाज, अरे सुन ले भैया, लागू करेंगे आप साथ चाहिए। आज आप सत्ता में बैठे, आप लागू करिए, मैं स्वागत करूंगा आपका, मैं धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, विचार हो रहा है, आप भी 8 साल से हो रहा है। आप भी मुझे अपनी बात आप अपनी बात 2 बार कह चुके हैं, आपका स्वागत है। अरे सुनो यार, जो आपको तकलीफ है वह तकलीफ जो है हमको भी है, आपको सबको, आप अपनी बात कर चुके हैं। अब मेरी बात, एक मिनट